दोस्तों तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, दैट इज प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। उसके पहले अपन एक बात देखेंगे कि भाई हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोलते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई जो किया गया यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया गया है, कुल मिलाकर के हम 6 क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। साहब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्टिकुलर पर्सन को पे करने के लिए अपन बनाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं बताइए? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेई का नाम स्पेसिफाइड है। किसका नाम स्पेसिफाइड है बेटा? पेई का नाम स्पेसिफाइड है, that it is payable only to the person whose name is specified or is payable to, या फिर उसके कहने पर किसी और पर्सन को देने की बात की गई है, उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का उल्टा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब एक नंबर का बेवफा, जिसके हाथ में जाता है उसका ही हो जाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं बताइए? बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसका नाम नहीं लिखा है बताइए? पेई का नाम नहीं लिखा है, दैट इज इट इज पेबल टू द पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा उसी को क्या हो जाएगा बताइए? इसका पेमेंट हो जाएगा। आज अगर अपन अपने करेंसी नोट की बात करें तो ये करेंसी नोट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताइए? बेरर इंस्ट्रूमेंट है। आज ये मेरे पास में तो ये मेरा है, कल ये अगर किसी और के हाथ में चला गया तो क्या ये उसका हो जाएगा? यस सर ना? यस सर। तो इसे अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे बताइए? बेरर इंस्ट्रूमेंट। तो एक है हमारा कौन सा? ऑर्डर, एक है हमारा बेरर। नेक्स्ट है हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट? टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम स्पेसिफाइड है। किसका? पेमेंट का। और ये टाइम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं बेटा अपन? या तो अपन एक डे बता सकते हैं कि इस दिन मैं पेमेंट करूंगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं? एक स्पेसिफाइड टाइम बता सकते हैं, या तो फिर आप सर्टेन पीरियड बता सकते हैं आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जिसका होना पक्का है। मैं बोलूं कि भाई मैं आपके पैसे जो है अगले थर्सडे दे दूंगा, क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? यस सर। मैं बोलता हूं कि भाई मैं आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज से 4 महीने के बाद दे दूंगा, तो क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? यस सर। अगर मैं बोल देता हूं कि भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल एक्स की शादी वाई से हो जाएगी तो दे दूंगा, क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? क्यों नहीं है टाइम इंस्ट्रूमेंट? अनसर्टेन है। एक्स की शादी वाई से हो जरूरी नहीं है, एक्स को जेड भी पसंद आ सकता है, क्योंकि वो क्या है? एक्स है। बहुत तेज बेटा, ठीक है। तो कई लोग का दुख निकला है। आइए तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भाई क्या है कि भाई एक्स की शादी अगर वाई से हो जाएगी, मैंने ये बोला, तो उसका शादी होना पक्का नहीं है, तो ये कैसा है? अनसर्टेन है। मैं बोलता हूं कि मैं आपके पैसे दे दूंगा 2 दिन बाद जब वाई की डेथ हो जाएगी, बताइए सर्टेन है क्या? वाई की डेथ होना सर्टेन है? आपको लग रहा है वाई आज नहीं कल नहीं कभी तो मरेगा, जब मरेगा उसके बाद 2 दिन आएंगे तब मैं आपको पैसा दे दूंगा, मतलब उसका होना तो तय। अरे आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, चचा का भी तो निपटेंगे। अरे आया कि नहीं आया? ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मैं आपको पैसा दूंगा वाई की डेथ के बाद, अगर वाई मेरे नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा तो अनसर्टेन है। समझ में? तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। तो सर्टेन पीरियड होना चाहिए आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो कि क्या है? सर्टेन टू हैपन। क्या ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम फॉर पेमेंट क्या नहीं है? स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब जब मांगोगे तब मिल जाएगा। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा पेबल रहेगा। किसमें बेटा? डिमांड में। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। तो अपन ने कितने पढ़ लिए बेटा? 4। ऑर्डर, बेरर, टाइम, डिमांड। याद रहेगा दोस्तों पक्का अच्छे से। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे बीच में दोस्तों, स्वागत करेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। साहब ये क्या होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड इन इंडिया। ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएगा। इसके अंतर्गत 3 गेट होते हैं। एक है मेन गेट, 2 हैं ऑल्टरनेट में से, मतलब 2 गेट्स हैं मिनी गेट्स, इनमें से कोई भी एक गेट खोलना है। मेन गेट तो खोलना ही खोलना है, बट उसके बाद 2 गेट और हैं, 2 में से कोई भी एक गेट में घुस गए तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। कितने गेट हैं? 3। एक कौन सा है? मेन गेट, वो तो खोलना ही खोलना है। उसके बाद अंदर घुसेंगे, कितने गेट है? 2। 2 में से कितने खोलना है? 1। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मेन गेट का नाम है इट मस्ट बी मेड इन इंडिया। खत्म। कहां बनना चाहिए? भारत देश में।
भारत देश की सरजमीन में बनना चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बना है, चांसेस है कि वो क्या है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो इंडिया में नहीं बना है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दैट मींस वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला हो गया, इट मस्ट बी ड्रॉन और मेड इन इंडिया। अब दो गेट है भाई, पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोल दिया, पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोल दिया, पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या ये बात समझ में? मिस्टर राम ने वॉशिंगटन में बैठ करके एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मिस्टर अजय के लिए, जो कि मुंबई में रहते हैं और पेमेंट भी मुंबई में ही किया जाएगा। फॉरेन की इंलैंड राम ने बनाया, अजय के ऊपर बनाया, मुंबई में रहता है अजय, पेमेंट भी वहीं होगी, तो भी फॉरेन है। क्योंकि पहला मेन गेट क्या है, मेड इन इंडिया। वॉशिंगटन यहां नहीं आता। समझ में आया बेटा, यहाँ भाटा गांव आता, भाटा पारा आता है, वॉशिंगटन यहाँ पे नहीं आता। समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली अगर अपन बात करें तो इट मस्ट बी मेड इन इंडिया। तो पहला पॉइंट यही है कि भैया वो इंडिया में बनना को होना चाहिए। मिस्टर पीटर जो है बॉस, वो यहाँ आ करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया रायपुर में बैठ के, रायपुर में बैठ करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो कि बेसिकली उन्होंने ड्रॉ किया है मिस्टर राम के ऊपर। पीटर ने बनाया कहाँ पे, रायपुर में बैठ करके, जो कि उन्होंने ड्रॉ किया किसके ऊपर, राम के ऊपर, और पेमेंट भी होगा इंडिया में। तो मुझे बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर मिस्टर पीटर ने इंडिया में बैठ के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया मिस मैरी के ऊपर, जो कि रहती हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शिकागो में, लेकिन उसका पेमेंट जो होगा वो इंडिया में होगा, तो फिर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। आपको याद रखना है, मेन गेट मेड इन इंडिया, फिर दूसरे दो गेट है पेबल इन इंडिया हो गया, या फिर ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पेबल इन इंडिया है तो भी इनलैंड हो गया, ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो भी इनलैंड हो गया। बस पहला मेन गेट खुलना जरूरी है, पहला मेड इन इंडिया, सिंपल। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड नहीं है, उसे अपन क्या बोलेंगे बताइए, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का, अच्छे से। तो क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया दोस्तों। पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताइए, ऑर्डर, दूसरा बेरर, तीसरा टाइम, चौथा डिमांड, पांचवा इनलैंड और छठवा फॉरेन। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। मतलब उसे आप प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हो, उसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो, याद आ रहा है? आप उसे प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हो और आप उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो, लेकिन जो भी आपने एक बार डिसाइड कर लिया वो वही माना जाएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं बताइए, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का। तो क्या बोलना चाहते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, एक बार यहां पर देख लो दोस्तों, क्या बोलना चाहते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, पढ़िए जल्दी से। बातें नहीं किसी से भी पूछने वाला हूं मैं, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट जल्दी।
चलिए, पढ़ लिया आपने। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच में बी कंस्टिट्यूट ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आपने जो भी इन दोनों में से फाइनल किया होगा हमेशा वही क्या किया जाएगा, माना जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कौन सा, दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो हमारे कितने हैं, 3 है। पहला कौन सा है, प्रॉमिसरी नोट, दूसरा कौन सा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा कौन सा है, चेक। प्रॉमिसरी नोट की बात की जाए दोस्तों, तो प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या हो जाता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द maker, signed by the maker to pay certain sum of money to certain person, order of certain person, or bearer of the instrument. आज अगर मैंने आपसे उधार लिया, मुझे वो पैसा वापस करना है, तो मैं आपको क्या बना करके दूंगा, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मैं बना के दूंगा, तो इसमें क्या होगी, एक कसम होगी कि मैं कसम खाता हूं मैं आपके 10,000 रुपये आपको इतनी तारीख को लौटाऊंगा। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय दी maker to pay certain sum of money to certain person, order of certain person, bearer of the instrument. समझ में आया? इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, 2। एक होता है मेकर, एक होता है पेई। जो पर्सन ने अगर मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट बनाया उसे क्या बोलते हैं, मेकर, और जिसके नाम पे बनाया गया उसे अपन क्या बोलेंगे बताइए दोस्तों, पेई। इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो भाई यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक मिस्टर है ए, मिस्टर ए ने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक उधार लिया है किससे, मिस्टर बी से। तो प्रॉमिसरी नोट ए बनाएंगे और ए बना के प्रॉमिसरी नोट किसको देंगे बताइए, मिस्टर बी को देंगे। अब बी जो है ये प्रॉमिसरी नोट आगे चाहे तो किसको दे सकता है दोस्तों, सी को, डी को, ई को, किसी को भी दे सकता है। अच्छा, ई अब पैसा मांगने किसके पास जाएगा, ए के पास। वेरी गुड। तो यहाँ पे ए कौन था, जिसने प्रॉमिसरी नोट को बनाया था, और जो बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं बताइए, मेकर। और यहाँ पे जिसको पेमेंट मिलने वाली है अब वो कौन हो गया, ई, दैट इज पे ई। क्या ये बात समझ में आ गया, पक्का? चलिए, अब अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर तो लिखा पर्सन हु मेक्स प्रॉमिसरी नोट, लाइबिलिटीज की कैसी होती है, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। एक प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या खास बातें रहती है दोस्तों? सबसे पहली चीज रहती है इट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर हम बात करें तो इसका राइटिंग में होना अनिवार्य है। दूसरा बोला एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। क्या बोला है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। अगर आप सिर्फ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस करोगे तो सफिशिएंट नहीं है। मियर एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या बताइए, मियर एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि सिर्फ आपने क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हारे पैसे खा के बैठा हूं, सिर्फ आपने ये बोल दिया। क्या आपने कोई प्रॉमिस किया क्या? नो सर। मैं अगर आपको बोल दूं फॉर एग्जाम्पल आई प्रॉमिस दैट आई नो आई हैव टेकन 10,000 रुपीज फ्रॉम यू, बस इतना लिख के दे दिया, क्या कुछ होगा इससे? नो सर। मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा आई प्रॉमिस टू पे। मैं आपको क्या करूंगा बताइए, पेमेंट करूंगा। सिर्फ एक्नॉलेज कर देने से काम होता नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई, पक्का? तो क्या बोल दिया गया भाई, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस से क्या नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट बोल दिया गया कि जो भी प्रॉमिस होनी चाहिए वो प्रॉमिस कैसी होनी चाहिए बताइए दोस्तों, डेफिनेट और अनकंडीशनल। मतलब भाई यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉमिस में आपने कोई कंडीशन डाल दी। प्रॉमिस कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब हर हाल में आप मुझे क्या देंगे, पैसा देंगे। अगर आपने कंडीशन डाली मतलब कोई प्रोबेबिलिटी वाली बात है, यस भी हो सकता है, नो भी, मतलब वो समझ लो कंडीशनल है। कंडीशनल है मतलब वो क्या नहीं होगा बताइए, प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। तो प्रॉमिसरी नोट होने के लिए इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे योर 10,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2025। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना। नो सर। आई प्रॉमिस टू पे योर मनी आफ्टर 2 days ऑफ दिवाली, ठीक है, इन द ईयर 2025। कोई दिक्कत है? नो सर। आई प्रॉमिस टू पे योर मनी आफ्टर एक्स मैरीज वाई। क्या इसमें दिक्कत है? यस सर। तो वो डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना अनिवार्य है। दूसरा, चौथा पॉइंट क्या बोल दिया, इट मस्ट बी साइन बाय दी मेकर। इसमें होना चाहिए क्या, प्रॉमिस टू पे, और वो पे क्या होना चाहिए, मनी, और मनी भी कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मैं बोलूं आई प्रॉमिस टू पे यू वट एवर यू विल आस्क मी ऑन 1 जनवरी। क्या ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है बॉस? क्योंकि इसमें अमाउंट क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट थिंग ये बोला गया कि यहां पे सिर्फ बातचीत होगी किसकी, मनी की। आई प्रॉमिस टू गिव यू 2 buffaloes ऑन 1 February बेटा।
क्या ये प्रॉमिसरी नोट है क्या? नो सर, क्योंकि इसमें सिर्फ किसकी बातें होंगी? पैसे की। एंड यहाँ पे लास्ट थिंग बोल दिया गया, पेई मस्ट बी सर्टेन। पेई मस्ट बी सर्टेन मतलब पेई फिक्स्ड होना चाहिए। पेई क्या होना चाहिए बोलो? फिक्स्ड होना चाहिए। अब ये जो पेई है ना, ये पेई फिक्स्ड होना चाहिए, ये वाली बात जो है, इसका कारण है आरबीआई। इसका कारण कौन है? आरबीआई। आरबीआई बोलता है बॉस एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप ये प्रॉमिसरी नोट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने बनाया है वैसा ही बोले प्रॉमिसरी नोट हमने भी बनाया है, और ये प्रॉमिसरी नोट ऐसा प्रॉमिसरी नोट है जिसके लिए पूरी दुनिया खासकर इंडियन जो है वो क्या है, इसके लिए बदनाम नहीं है बेटा, पागल है। अरे आया कि नहीं आया? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये प्रॉमिसरी नोट ऐसा प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि अगर आप इस प्रॉमिसरी नोट को भी देखेंगे जो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ वो है दैट इज ये 500 का नोट। चलो इस 500 का नोट अगर आप देखेंगे तो 500 के नोट में यहाँ पे गांधी जी जहाँ देख रहे हैं बेटा उसी से थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट देखेंगे, यहाँ लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीज कितना? 500। हिंदी में मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वादा देता हूं या करता हूं। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, इस केस में अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये भी तो एक क्या है? प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि वर्ड क्या बोला है? आई प्रॉमिस टू पे। और इन्होंने पेमेंट किसको कर रहे हैं बताइए? बेरर को कर रहे हैं। अब इसी की तो एक खास बात यही है, आज अगर इंडियन नोट के लिए अपन लोग पागल हैं, मैं आपको झेल रहा हूं बेटा काहे के लिए? पैसा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियस बात है आप यहां पर क्यों बैठे हैं? पैसा, क्योंकि आपको भविष्य में कमाना, मेरे को आज कमाना है, तुमको भविष्य में कमाना है, तो तुम इसीलिए यहां पर बैठे हो भाई, संडे को भी बर्बाद करके यहां बैठे हो। काहे के लिए? क्योंकि आपको भविष्य में क्या कमाना है? पैसा। और मेरे को तो अभी कमाना है इसलिए मैं यहां बैठा हूं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, मैं आपके साथ इसलिए, आप मेरे साथ इसलिए क्योंकि अपन को क्या कमाना है? पैसा। अब ये पैसे की इज्जत इसीलिए ही है क्योंकि ये पैसे में खास बात है, वो क्या है? बेवफाई। वेरी गुड बेटा। इस नोट की एक सबसे खास बात यही है कि वो क्या है? बेवफा है। वो जिसके हाथ में जाता है उसका हो जाता है। तो कल आपके हाथ में था, आज वो मेरे हाथ में आ जाएगा, कल और किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो अगर यही नोट बनाने का काम घर बैठे बैठे होने लग जाए तो क्या हमें एक दूसरे को झेलना पड़ेगा क्या? नो सर। अरे समझ में आ रहा है? तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी पूरी हिल जाएगी बॉस। आप ऐसे ही नोट को थोड़ी ना इधर आप क्या कर सकते हो, बना बना करके दे सकते हो। तो इसीलिए बोले भैया ये काम आरबीआई के ऊपर ही सौंप दो। इसीलिए अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि भैया अगर प्रॉमिसरी नोट आपको अगर बनाना है तो आप बना लो बिल्कुल, लेकिन उसमें पे ही कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। इसका अदर मतलब ये कि आप प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर जो है वो नहीं बना सकते। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो पहला बोलेंगे इट मस्ट बी इन राइटिंग, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, है ना? ओके। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस साइन बाय द मेकर, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, एंड पे मस्ट बी सर्टेन। क्या ये बात समझ में आई? प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेड पेबल टू बेरर। कोई भी डाउट इसमें? चलो अब सुनो, अभी तो प्रॉमिसरी नोट वाला कंसेप्ट एकदम शानदार है, वो बहुत अच्छा है। मैंने आपसे उधार मांगा, आपने बोला साहब पैसा दे दो, मैंने कहा पैसा नहीं है, मैंने आपके मुंह पे क्या मार दिया? प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर क्रिश की शॉप में गया और मैंने उनसे क्या खरीदी? एक वॉच। अब मैंने वॉच खरीदी और प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई अब मुझे जाना है बाहर, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, और मैंने क्रिश के यहाँ से जब एक वॉच खरीदी, उसने बोला साहब पैसा, मैंने कहा 4-5 दिन में दे दूंगा, मेरे को यूएसए जाना है, लौट के आता हूँ, अभी दे देता हूँ, इतना अमाउंट कैरी नहीं कर रहा हूँ। बोला ठीक है सर, 4-5 दिन तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप जाओ। लेकिन अपन गए तो गए बेटा, कभी लौट के नहीं आए। 35 दिन हो गए हैं, 35 डेज हो गए और मेरे को और अभी काम वहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। क्रिश का लगातार फ़ोन आ रहा है, बोले सर पैसा पैसा पैसा। मैंने कहा नहीं है, आऊँगा तो ही दे पाऊँगा। बोले सर मेरे को भी तो ऊपर पेमेंट करनी है, आप रोलेक्स की 13 लाख की वॉच लेके गए हो, मेरा पूरा कैपिटल फंस गया है, मेरे को और घड़ियां मंगानी है, मैं मंगा नहीं पा रहा हूँ, होलसेलर को पैसा देना मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या किया जाए? मैंने बोले सर अगर आप प्रॉमिसरी नोट भी दे के चले आते तो भी काम हो जाता। मैं कहा यार प्रॉमिसरी नोट भी नहीं दे सकता, मैं कहाँ बैठा हूँ? यूएसए में। तो अब मैंने बोला एक काम कर क्रिश भाई, तू अपने एंड पर ही एक डॉक्यूमेंट बना ले मेरे नाम से और तू वो अपने होलसेलर को दे दे, पक्का प्रॉमिस, इतना तो समझ कि मैं आऊँगा तो पक्का क्या दे दूंगा?
पैसा दे दूंगा। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये प्रॉमिसरी नोट से सॉल्व नहीं हो सकती थी, तो इसके लिए एक नया क्या बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम क्या रखा गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट ये रहेगा कि जो मिस्टर क्रिश हैं, जो कि दुकानदार हैं, ये खुद ही एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे और बना करके किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, मेरे ऊपर, जिसने क्या मांगा है, उधार मांगा है, और फिर क्रिश इसे क्या करेंगे बताइए, अपने होलसेलर को दे देंगे। अरे आया कि नहीं आया, मतलब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हम बेसिकली ऑर्डर देंगे, क्रिश क्या करेगा, मेरे ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, इंस्ट्रूमेंट बना करके क्या देगा, ऑर्डर, मेरे को देगा ऑर्डर, और ऑर्डर देकर के बोलेगा कि पेमेंट किसको कर देना, होलसेलर को। मतलब अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट एकदम स्पष्ट था, मैं भी हूं और सामने मेरा भाई जिससे उधार लिया वो भी है, तो मैं कसम खाया सामने वाले को दे दिया। अब मैं यहां पे नहीं हूं और इसकी गाड़ी अटक गई है, तो फिर यहां पर ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, मेरे नाम पे बनाएगा, लेकिन किसको देगा, होलसेलर को। तो यहां पर प्रॉमिस नहीं होगी, यहां पर होगा ऑर्डर। क्या होगा बेटा, ऑर्डर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप बोलना भाई इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order, instrument in writing containing unconditional order, signed by the maker, directing certain person to pay certain sum of money to certain person or order of certain person or bearer of the instrument। वापस से हम नाम के साथ बोलेंगे, एक है क्रिश, एक है अचिन नाटा और एक है फॉर एग्जांपल होलसेलर। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order, signed by the maker, मतलब कौन हो गया, क्रिश। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, ये कौन हो गया, अचिन नाटा, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, मतलब होलसेलर, या ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तुमको समझ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट से वाला काम नहीं हो पाता। लास्ट टाइम बोलेंगे व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें कितनी पार्टीज दिख रही हैं, तीन। वेरी गुड, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है ड्रॉवर, जिसके नाम पे बनता है, ड्रॉई जिसको पेमेंट मिलेगा, पे। तो ड्रॉवर वो हो गया जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ड्रॉई वो हो गया जिसके नाम पे बनाया गया है, और पे वो हो गया जिसको पैसा मिलेगा। शिम्पा होलसेलर के पास रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पैसा मांगने होलसेलर किसके पास जाएगा, वेरी गुड, मेरे पास आएगा। मेरे पास आएगा और बोलेगा साहब पैसा दो, और अपनी नियत है, कौन बोला छिछोरा, चलो अपनी नियत है खराब, मैं खुद ही अपनी बेइज्जती करूं, तुमको करने की जरूरत नहीं है। आओ अगर अपन बात करें तो अपनी नियत क्या है बताओ, खराब। अपनी नियत खराब है और अपन को क्या नहीं करना, होलसेलर को पैसा नहीं देना। अब सीरियस नोट, आ जाओ, अब वापस आओ। अपनी नियत है खराब, अपन को होलसेलर को पैसा नहीं देना। अपन होलसेलर को क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ लिखा है आई ऑर्डर यू अचिन नाटा टू पे टू द होलसेलर 13 लाख रुपीज, और साइन किसने किया, क्रिश ने। मैं बोल रहा हूँ होलसेलर को मैं पैसा नहीं देता। बोले ऐसा कैसे नहीं देता, मैंने कहा क्रिश लिख देता कि आई ऑर्डर यू टू पे हिम 130 करोड़ रुपीज टू होलसेलर, तो क्या मैं आपको दे दूंगा क्या। मतलब कोई भी ऐसा वैसा इंसान उठा करके लिख दे आई ऑर्डर यू अचिन नाटा कि तुम उसको अपनी पूरी जायदाद दे दो, तो क्या मैं दे दूंगा क्या। द आंसर इज दैट कि मेरा तो यहाँ पे कोई क्या नहीं है, साइन ही नहीं है ना। अरे गेटिंग माय पॉइंट, साइन भी किसका, मेकर का। मेकर कौन है, क्रिश। सर अच्छा इसमें आपका भी तो साइन होना चाहिए तभी तो आपको फंसा पाएंगे। यस, दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, और एक्सेप्टेंस कौन करता है, ड्रॉवी। कौन करता है, ड्रॉवी। ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा जब बिल को, तो वो बनेगा एक्सेप्टर, और जब वो एक्सेप्टर बनेगा तो फिर इसकी लाइबिलिटी आएगी। नहीं तो बाद में वो अपनी लाइबिलिटी से क्या कर सकता है, मुकर सकता है, क्योंकि कागज इसका नहीं, राइटिंग इसकी नहीं, साइन इसका नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, मुकर जाएगा। मतलब आपको इसे क्या कराना पड़ेगा, एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। अब सुनो सुनो सुनो, एक्सेप्ट कराना जरूरी है, समझ में आ गया। कब कराना जरूरी है, पेमेंट के पहले की पेमेंट के बाद, पेमेंट के पहले। बनाते टाइम ही एक्सेप्ट कराना जरूरी है कि बनाने के बाद भी कर सकते हैं, बनाने के बाद भी कर सकते हैं, बनाते टाइम नहीं करना है। सोच लो अभी भी, बनाते टाइम एक्सेप्टेंस नहीं करना है, नहीं करना। नो सर, अगर बनाते समय एक्सेप्ट करने के लिए मैं वहां बैठा हूं तो क्यों ऐसा गोल गोल रानी खेलने का, सीधा प्रॉमिसरी नोट नहीं दे दूं मैं आपको। अब मैं नहीं हूं तभी तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पैदा हुआ है यार, तभी तो क्रिश को बनाना पड़ रहा है ये।
नहीं तो मैं ही बनाता कि भाई आई प्रॉमिस यू क्रिश टू पे यू 13 लाख रुपीस, मैं ही साइन कर देता। अरे मैं नहीं हूं तभी तो ये पंचायत हुई है। तो इसीलिए आप क्या करो, इसे बना लो, साइन करेगा मेकर, एक्सेप्ट करने का काम बाद में होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसे कब करा लेना, पेमेंट के पहले। अंदर गई ये बात, पक्का अच्छे से। चलो, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब आप देखेंगे पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें आपको पहला कौन दिखेगा, ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन, हु ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी लाइबिलिटी जो है वो क्या है, सेकेंडरी, एज वेल एज क्या है बताइए, कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल क्यों है, क्योंकि भाई अगर हम बात करें सेकेंडरी कंडीशनल, मतलब अगर ड्रॉई पे नहीं करेगा तो ड्रॉवर करेगा। होलसेलर को अच्छे नाटर ने पैसा नहीं दिया तो फिर वो किसके पास जाएगा रोता हुआ, ओके, ड्रॉवर के पास ही जाएगा ना, अरे क्रिश के पास जाएगा ना वो, समझ में। नेक्स्ट, लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए बताइए, प्राइमरी, सॉरी इसकी लाइबिलिटी तो हो गई, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉई के लिए क्या बोल दिया गया भाई, इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, जब वो क्या कर लेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए, और पे की कोई लाइबिलिटी होती नहीं है। नेक्स्ट, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला, राइटिंग, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे, साइन बाय द ड्रॉवर, सम ऑफ मनी मस्ट बी सर्टेन, ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, एंड ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई कैसे होने चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, लास्ट में इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। क्या ये बात समझ में आई आपको, पक्का। चलिए चलिए, कोई भी डाउट इसमें आपको दोस्तों, पक्का अच्छे से। चलो, तो ये कंसेप्ट अपन ने देख लिया दोस्तों। तो एक हो गया हमारा क्या, प्रॉमिसरी नोट, एक हो गया हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक आप अपन पढ़ने वाले कौन सा, चेक। यहाँ तक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चेक में ज़्यादा अपन को नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि चेक कैसा है बेटा, इट इज़ जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, बस इतना सा खास बात है कि इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक, इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, अदरवाइज दे नॉट डिमांड। तो क्या बोलेंगे अपन, चेक क्या है बताइए, इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, अदरवाइज दे नॉट डिमांड। ओके, अगर अपन चेक की बात करें तो चेक में दो चीजें आ जाती है बेटा, इट इंक्लूड्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन विच फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें भी कितनी पार्टीज होती है बेटा, तीन होती है इसमें भी। जैसे अपने यहाँ पे कितनी पार्टीज थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3, वैसे यहाँ पर भी है, एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉई, एक है पेई। क्या ये बात याद रहेगी आपको, पक्का अच्छे से। चलिए, अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये अपन ने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद पार्टीज टू अ चेक आपने देख लिया, एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉई, और एक हो गया हमारा कौन, पेई। ठीक है, ड्रॉवर कौन है बेटा, जो क्या कर रहा है, चेक को ड्रॉ कर रहा है। ओके, ड्रॉई अपना हमेशा कौन रहेगा, बैंक, जिसके ऊपर इस चेक को ड्रॉ किया जा रहा है। और नेक्स्ट कौन है, पेई, हुम मनी इज टू बी पेड। क्या ये बात समझ में आई, पक्का अच्छे से, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो, एसेंशियल पढ़ेंगे। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, फिर साइन बाय द ड्रॉवर, ऑर्डर टू पे मनी only, drawer, drawee and payee must be certain and always drawn upon a specified banker, always payable on demand। बस चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में सारी चीजें सेम है, बस दो चीजों को छोड़ करके कि इसमें स्टैंपिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। बोलो सिंपल। इसके बाद अपन ने पढ़ा था दोस्तों चेक के ही बारे में, कि चेक में एक कंसेप्ट होता है ट्रंकेशन के बारे में। तो अपन ने देखा था चेक में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, याद आ रहा है, यस, और एक होता है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक मतलब क्या होता है, तो ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है, जब वो ट्रंकेशन मतलब वो क्लियरिंग साइकिल के लिए जब चेक जाता है। तो आज की डेट में जब भी चेक क्लियर होने जाता है, साहब क्लियर होना मतलब प्रॉब्लम ये हमारे देश में कि हमारे बैंक्स बहुत सारे हैं। तो आपका बैंक हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक, मेरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक से आपने अपना एक चेक फाड़ा और चेक फाड़ करके मेरे को दिया, जो कि मैं कहां पर हूं, एचडीएफसी बैंक का ग्राहक हूं। अब आपने नाटा क्लासेस को मान लीजिए 1 लाख का चेक दिया, अब नाटा क्लासेस का एग्जीक्यूटिव यहां से कहां जाएगा, एचडीएफसी बैंक में, और वहां पे चेक को डालेगा। चेक किसका है, आईसीआईसीआई का, गया किसके पास है, एचडीएफसी के पास। तो फिर एचडीएफसी वाला इस चेक को अब क्या करेगा, आईसीआईसीआई को भेजेगा। बोलेगा साहब देखो ये ग्राहक तुम्हारा है क्या, इसका 1 लाख है इसके अकाउंट में, साइन वाइन ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे मेरा पैसा भेज दो। फिर वो आईसीआईसीआई से पैसा निकलेगा जो कि आपका अकाउंट होगा, और फिर मेरे अकाउंट में जाकर के क्या हो जाएगा,
सबमिट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी क्या होता था कि पहले के ज़माने में ये जो पूरा काम होता था बेटा, ये सारा काम कैसे होता था? हाँ, मैनुअली होता था। आज की डेट में अगर अपन बात करें, ये सारा काम कैसा होने लग गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया है। और वही चीज़ अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बेसिकली अपन यहाँ पर देखने वाले। इसके लिए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैं कैसी मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मशीन है। ये मशीन में क्या हो रहा है? ट्रंकेशन चल रहा है। यही मशीन है। चेक को ऐसे रख दिया जाता है, फिर ये ऐसा जाता है और ऐसा गोल घूमने लग जाता है। ये गोल घूमता है जब ना, तो यहाँ पे चेक की क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज। ये चेक क्या हो रहा है? क्लियरिंग में जा रहा है। अब क्या आज का डिजिटल युग है, HDFC वाला घूमने जाए ICICI वाले के पास, ICICI वाला जाए SBI वाले के पास, यही थोड़ी ना घूमते रहेंगे बेटा। तो इसके लिए क्या ये मशीन बना दी है सभी। क्या अब वो अपने आप ही सॉफ्टवेयर में ये पूरी होती है। HDFC के जितने चेक हैं वो एक जगह आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, ICICI के चेक पूरे एक जगह, SBI के, एक्सिस के, इंडसिंड के। बस आपको एक क्लिक मारना है, सारे चेक डिजिटल फॉर्म में सभी बैंक में ऑटोमेटिकली चले गए। सभी बैंक के ऑटोमेटिकली आपके पास आ गए। वहीं बैठो, बैठ के देखते रहो कि क्या चेक आपके बैंक का है, सही है नहीं है। फिर जो भी होगा आपस में बातचीत कर लेना। इसीलिए तो बैंक 3 साढ़े 3 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ऑफिसर्स फिर भी 7-8 बजे तक बैठे रहते हैं। यस और नो? आइए कैसे काम करता है देख लो एक चक्कर। वो देखो, वो सॉफ्टवेयर में पीछे बनता जा रहा है अपने आप। दिख रहा है इमेज? यहाँ ऊपर देखो, ये ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर देखो इमेज दिखेगी। आया? वापस देखें, ये लो, अभी देखना ऊपर इमेज बनती हुई दिखेगी। देखा क्या? इमेज बनती ऊपर। यस, ये खचाखच इमेज बनती जा रही है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ व्हाट दोस्तों? ट्रंकेटेड चेक। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से? चलिए, तो यहाँ पर अपन ने ये चीज़ देख ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 चीज़ कंप्लीट हो गई। एक होता है हमारा क्या? प्रॉमिसरी नोट, एक होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक हो जाता है हमारा क्या दोस्तों? डेट इज अबाउट दी चेक। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे बीच में है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम क्या है दोस्तों? नेगोशिएशन। दैट इज क्या करना दोस्तों? ट्रांसफर करना। अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही यही है कि वो क्या हो जाता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। लाइक ए ने अगर प्रॉमिसरी नोट बनाया तो किसको देगा? बी को, बी देगा सी को, सी देगा डी को, डी देगा ई को, और ऐसे ऐसे करते 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 ये ट्रांसफर हो सकता है। अब ट्रांसफर करने के ऊपर पे भी एक खास बात बोली गई है कि जब भी एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंसान को अगर आपको ट्रांसफर करना होगा, तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि भाई ये ट्रांसफर होंगे कैसे। तो ट्रांसफर होने के लिए बताया गया कि अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? बेरर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसे आप ट्रांसफर करेंगे बाय डिलीवरी। कैसे ट्रांसफर करेंगे? बाय डिलीवरी। और अगर वो डिलीवरी, अगर मान लीजिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें डिलीवरी भी लगेगी और एंडोर्समेंट भी लगेगा। मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ आपने सामने वाले को दिया, हो गया भैया ट्रांसफर। लेकिन सुनो ना, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मैं भूल गया। व्हाट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? जिसमें पेई का नाम लिखा होता है। अब लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे टू अचिन नाटा 10,000 रुपए। अब मैंने ये अक्षत को दे दिया, अक्षत चला गया उनके पास, अक्षत का चेहरा देखा, मेरा नाम देखा, मैच कर रहा है? नहीं बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? वो बोलेगा भैया ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तो अचिन नाटा लिखा है। भाई ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो इसीलिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा? अचिन नाटा का नाम काटना पड़ेगा और अक्षत का नाम लिखना पड़ेगा। ये नाम काटना और नाम लिखना, इसको अपन बोलते हैं एंडोर्समेंट। लेकिन जब मैं ब्लैंक दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे टू डैश, और अगर मान लीजिए वो ब्लैंक दे दिया, तो वो तो आपको दूंगा, वो आपका ही हो गया बॉस। अब उसमें आप अपना नाम खुद ही फिल कर सकते हो। तो अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो कैसे होगा एंडोर्स बेटा? बाय डिलीवरी। और अगर मान लीजिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें क्या लगेगी? डिलीवरी और एंडोर्समेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? साहब एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना, साइनिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, साइनिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या तो आप साइन करेंगे ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक पेपर एनेक्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये आप क्यों कर रहे हो? इन ऑर्डर टू नेगोशिएट इट, ताकि आप क्या कर पाए? इसे नेगोशिएट कर पाए, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? नेगोशिएटिंग इट। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों? तो इसे अपन क्या बोलते हैं बताइए? एंडोर्समेंट। अगर एंडोर्समेंट होगा तो ही क्या हो पाएगा? नेगोशिएशन हो पाएगा। तो नेगोशिएशन करने के कितने तरीके? 2। एक, अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय
डिलीवरी, और अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बोलो क्या ये बात समझ में आ गया दोस्तों? पक्का अच्छे से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो लिखा है डिलीवरी, और अगर मान लीजिए भाई कौन सा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट लिखा है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। पढ़ेंगे यहाँ पर क्या दिया है, अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बेरर इज नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर विल बी नेगोशिएटेड बाय होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब ध्यान से समझो, अब ये देखो केस स्टडी इतना आसान नहीं है, इसमें से केस स्टडी आएगी और आपको नहीं बनेगी, पक्का है, तो ध्यान से समझो। एक्स ने एक चेक ड्रॉ किया 50,000 का, पेबल किसको है, वाई को, एंड डिलीवर्ड इट टू हिम। किसके नाम पे बना है, वाई के नाम पे, और किसको दे दिया, वाई को। वाई ने एंडोर्स किया चेक किसके नाम पर, जेड के नाम पे। एंडोर्स किया मतलब उसके हाथ में रख दिया क्या, नो सर, बस अपना नाम काटा, जेड का नाम लिखा, साइन किया, बट केप्ट इट इन हिज टेबल ड्रॉवर। वाई भाई साहब ने उसे कहां डाल दिया, अपने टेबल ड्रॉवर में, और डालते साथ ही बेटा मर गया। सब्सिक्वेंटली वाई डाइड एंड चेक वाज फाउंड बाय जेड इन वाइस टेबल। अब जेड को उसकी टेबल में चेक मिल गया। चेक किसके नाम पे बनाया था, जेड के नाम पे। वाई ने अपना नाम काटा, जेड का नाम लिखा, और हाँ वाई के नाम पे बना था, लेकिन वाई ने नाम काटा और क्या किया, जेड के नाम पे बना दिया। लेकिन अब जेड के नाम पे बनने के बाद वो जेड के हाथ में जाना भी चाहिए था, लेकिन क्या वो गया, वो टेबल ड्रॉवर में रह गया। अब टेबल ड्रॉवर में रह गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई वो टेबल ड्रॉवर से अगर अब मिलेगा, इसका मतलब क्या वो डिलीवरी मानी जाएगी, नो सर। और अगर वो डिलीवरी नहीं है, दैट मीन्स वो नेगोशिएशन भी नहीं है। नेगोशिएशन नहीं है तो अब ये जो जेड के हाथ में आया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जेड का माना नहीं जाएगा। In this case, Z does not become the holder of the check as negotiation was not completed by delivery of the check to him. समझ में आया? अच्छा, कोई भी चीज अगर मुझे आपको डिलीवर करनी है, कोई भी चीज, तो फिर मैं आपको डिलीवर कैसा करूंगा, पूरा की आधा, पूरा की आधा, पूरा। वेरी गुड। अब यहां पर आएंगे दोस्तों, आपको एक कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो एक आपको यहाँ पर क्या देखेंगे, कहाँ चला गया, ये रहा, चलो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। बताएंगे दोस्तों, M owes money to N, therefore he makes a promissory note in favor of N. For safety of transmission, he cut the note in half and post one half. He then changes his mind and calls upon N to return the half of the note which he had sent, and requires M to send the other half. Decide how the rights of the party are to be adjusted. मैंने आपको आधा दिया, इसका मतलब मैं आधा देना चाहता हूँ, मतलब मैं पूरा ही देना चाहता हूँ क्या? अभी अपन ने यही बात किया ना कि अगर मुझे कुछ आपको देना है तो मैं आपको क्या दूंगा, पूरा दूंगा। अब यहाँ पे उसने फाड़ दिया, फाड़ करके आधा दिया है, आधा नहीं दिया, तो क्या ये डिलीवरी हो गई? और अगर ये डिलीवरी नहीं हुई है तो जिसके पास ये गया है, क्या उसके पास राइट्स चला गया क्या? नो सर। तो यहाँ पर उसने काटा है, किसने काटा बेटा? एम ने, और एन को दिया है। अब यहाँ पर एन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन हो गया एम, सेकेंड पर्सन हो गया एन। फर्स्ट पर्सन ने आधा ही भेजा है सेकेंड पर्सन को, अब यहाँ पे आधा ही है, सेकेंड पर्सन बोल रहे भैया बचा हुआ आधा भेज, ये बोल रहा नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया, तू मेरा आधा भेज दे वापस से। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ, फर्स्ट पर्सन आधा मांग सकता है कि सेकेंड पर्सन आधा मांग सकता है? फर्स्ट पर्सन अपना आधा मांग सकता है, क्योंकि उसने अभी तक क्या नहीं किया, डिलीवर नहीं किया। जब डिलीवर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आप क्या नहीं बने बेटा, होल्डर नहीं बने, तो आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले राइट्स नहीं आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर डिलीवरी रिफर्स टू द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट मियरली अ पार्ट ऑफ इट।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी सकता है बेटा. डिलीवरी ऑफ हाफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज constructive delivery of the whole. So the claim of N कौन था? second इंसान, to have the other half of promissory note sent to him is not maintainable. वो second इंसान जो है उसका नहीं चलेगा. M, that is first इंसान, is justified in demanding the return of the first half sent by him. He can change his mind and refuse to send the other half of the promissory note. क्या बोलते पब्लिक? समझ में आया आपको? पक्का? चलिए. एंडोर्समेंट के बारे में अपन ने समझ लिया बेटा, वो राइटिंग में होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए, और साइन कौन करेगा? होल्डर करेगा. चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर. नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, जिसमें है होल्डर एंड ड्यू कोर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. साहब ये होल्डर कौन होता है? होल्डर का मतलब आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा इंसान बेटा जो कि इंस्ट्रूमेंट को रखा है अपने नाम पर. इंस्ट्रूमेंट को रखा है किसके नाम पर? अपने नाम पर. और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको उस इंस्ट्रूमेंट पे मनी रिसीव करने का भी अधिकार है. मतलब होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन? एक एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन इन हिज ओन नेम. उसे अपने नाम पर इंस्ट्रूमेंट को रख रहा है, एंड हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू अराउंड फ्रॉम द पार्टी हु हैज ट्रांसफर्ड इट. मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. अपने आपके नाम पे भी होना चाहिए और आपके पास अधिकार भी होना चाहिए. क्या लेने का? पैसा लेने का. अगर दोनों पॉइंट पूरे हो गए तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? होल्डर. आपको एक गिरा हुआ चेक मिला, वो भी बेरर. वो भी बेरर. बेरर बोले तो नाम नहीं है क्या? नहीं है क्या? ओके. अगर नाम नहीं लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम बात करें तो बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको मिला है, ठीक है, तो मुझे बताइए, अब अगर हम बात करें आप अपना नाम लिखोगे तो क्या पोजीशन आपके नाम पे आ जाएगा? पोजीशन आपके नाम पे? यस सर. लेकिन क्या आपके पास अधिकार है पैसा लेने का? नो सर. तो आप क्या नहीं हो? होल्डर नहीं हो. क्या नहीं हो? होल्डर नहीं हो. क्या ये बात समझ में? पक्का? चलो जस्ट 1 सेकेंड. हाँ बेटा, एक बार और वॉइस चेक कर लेना, अभी ठीक हुआ क्या? वैसे तो यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है, ठीक है, प्लीज चेक. चलो चलो एक बार देखेंगे, बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों अभी कोई दिक्कत जा रही है क्या साउंड में? चलो, तो होल्डर में अपन को 2 चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों. पहली चीज वो आपके नाम पर होना चाहिए, और दूसरा आपको क्या होना चाहिए बताइए? पैसा भी आपको मिलने का अधिकार होना चाहिए. तो ही आप क्या कहलाएंगे बताइए दोस्तों? होल्डर. अब नेक्स्ट आते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब यहां पर जो है दोस्तों कुछ और पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं. अगर कोई भी इंसान क्या बनना चाहता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाहता है. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वो व्यक्ति जो है वो पहले तो क्या होना चाहिए? होल्डर. साथ ही साथ अगर वो होल्डर बना है तो वो होल्डर बना होना चाहिए फॉर सम वैल्यू. किसके लिए बना होगा बेटा? फॉर सम वैल्यू. तीसरी चीज, अगर वो होल्डर बना है तो वो बनना चाहिए बिफोर ड्यू डेट. कब बना होना चाहिए बेटा? बिफोर ड्यू डेट. तो पहला वो क्या बनाओ? होल्डर. दूसरा वो काय के लिए बनाओ? फॉर सम वैल्यू, दैट इज कंसिडरेशन. और वो कब बनाओ? बिफोर ड्यू डेट. एंड ही मस्ट हैव रिसीव्ड इट इन गुड फेथ. कितने पॉइंट्स होने चाहिए पूरे बताइए? 4. पहला क्या होना चाहिए? होल्डर. दूसरा होना चाहिए गुड फेथ. तीसरा होना चाहिए बिफोर मैच्योरिटी. एंड चौथा होना चाहिए कंसीडरेशन. अगर चारों पॉइंट पूरे हो गए तो वो क्या बन जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स. और होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आप है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में, तो आपके पास सबसे ज्यादा अधिकार है. आपसे कोई बहसबाजी नहीं कर सकता. मतलब आप किसी भी पार्टी को क्या कर सकते हो दोस्तों? लाइबल कर सकते हो. अब डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करें, होल्डर और होल्डर एंड ड्यू कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो होल्डर मतलब ऐसा पर्सन जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे रखता है और उसको पेमेंट मिलने का अधिकार होना चाहिए. बट होल्डर एंड ड्यू कोर्स जो है वो ऐसा पर्सन होगा, ठीक है, जो फॉर सम कंसिडरेशन बनेगा, बिफोर मैच्योरिटी बनेगा और गुड फेथ पे बनेगा. कंसिडरेशन होल्डर में जरूरी नहीं है, बट होल्डर एंड ड्यू कोर्स में जरूरी है. जो होल्डर है वो स्यू कर सकता है ऑल प्रायर पार्टी को. होल्डर एंड ड्यू कोर्स भी स्यू कर सारी प्रायर पार्टी को स्यू कर पाए जरूरी नहीं है, बट होल्डर एंड ड्यू कोर्स सारी प्रायर पार्टी को क्या कर सकता है बेटा? स्यू कर सकता है. गुड फेथ में ये ले या ना ले चलेगा, बट होल्डर एंड ड्यू कोर्स का गुड फेथ में होना जरूरी है. इसके प्रिविलेजेस कम है, इसके प्रिविलेजेस ज्यादा है. मैच्योरिटी के बाद भी अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मिला तो आप क्या बनते हैं? होल्डर. लेकिन होल्डर एंड ड्यू कोर्स बनने के लिए आपको मैच्योरिटी के पहले ही क्या लेना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट. कोई भी डाउट? शिपा. चलिए नेक्स्ट अपन ने बातें किया था बेटा किसके बारे में? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट. चोएट नहीं होता बेटा, क्या है? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट. इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन ने समझा था. इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंतर्गत या तो वैल्यू जो होती है वो पार्शली
या फिर वो नहीं लिखी होती है। तो अपन ने समझा था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पार्शियली या फुली क्या होता है, ब्लैंक होता है, जिसमें किसने साइन कर दिया बेटा, मेकर ने साइन कर दिया है, और साइन करने के बाद कहीं उसका कोई भी अमाउंट का लिमिट जो है वो ऐसा अनलिमिटेड ना हो जाए, तो उस पर क्या होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए। द पर्सन साइंस अ पेपर, द पेपर इज स्टैम्प, द पेपर इज ईदर होली और पार्शियली ब्लैंक, एंड पर्सन जो भी साइन कर रहा है उसने डिलीवर कर दिया होगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलेंगे बताइए, इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट अगर आपको मिलता है तो आपकी सबसे पहला काम यह है कि आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद होगा तो। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया और बना करके फॉर एग्जांपल आपको दिया। अब मान लीजिए उस इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करें तो भाई अगर अमाउंट था हमारे बीच में डील हुआ था 50,000 का। कितने में डील हुआ था, 50,000। अब अगर 50,000 का डील हुआ है और आपने भी कितना भर दिया बताइए, 50,000 भर दिया है, तो अगर आप आओगे तो क्या आपको पैसा मिलेगा? यस सर। अगर आपने किसी होल्ड एंड ड्यू कोर्स को दिया होगा क्या उसको पैसा मिलेगा? यस सर। अच्छा मान लीजिए अपनी डील हुई है 50,000 रुपए की, लेकिन आपने उसमें भर दिए 60,000 रुपए, और आप आ गए हैं बोल रहे हैं साहब 60,000 रुपए दो, क्या मैं आपको दूंगा? नो सर। लेकिन व्हाट अबाउट होल्ड एंड ड्यू कोर्स आ गया तो क्या उसको 60,000 देना पड़ेगा? यस सर। अच्छा जैसा मैंने आपको बताया इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट में स्टैंप लगाया जाता है। कोई बताएगा क्यों लगाया जाता है? लिमिट के लिए। तो भाई अपन ने लिमिट बना दी थी, अपन ने स्टैंप लगाया 20 रुपए का, 20 रुपए के कारण लिमिट हो गई 80,000। मतलब उस 20 रुपए के स्टैंप का मतलब ये है कि इसमें ट्रांजेक्शन सिर्फ कितने का कर सकते हैं, 80,000। आपका और मेरा डीलिंग हुआ है मान लो 50,000 रुपए का, आपने उठा के भर दिया उसमें 1,00,000 रुपए। आप आकर के खड़े हो गए साहब मुझे पैसा दो, क्या मिलेगा आपको? नो सर। अच्छा होल्ड एंड ड्यू कोर्स आके खड़ा हो गया, बोला साहब पैसा दो, उसको मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे 20 रुपए का स्टैंप लगा था तो 80,000 तक की लिमिट थी, और यहाँ लिमिट कितने की हो गई, 1,00,000 भर दिया गया। साहब वो बोल रहे मेरे को तो पता ही नहीं ऐसा कुछ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप लॉ नहीं जानते, आप लॉ नहीं समझते, ये आप ही की गलती है। तो इसीलिए क्या बोल दिया गया है, अ पर्सन अदर देन HIDC कैन नॉट रिकवर एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच इज इंटेंडेड टू बी पेड। मतलब आप जो हैं वो तो मुझसे एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले पाओगे, जितनी अपनी बातचीत हुई है उतना ही ले पाओगे। बट HIDC कैन रिकवर द होल अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट HIDC पूरा पैसा ले सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैंप। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अच्छे से। चलो सर क्या इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट सेम है? नहीं बेटा, दोनों अलग है। इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत बेसिकली आपका अमाउंट बस फुली पार्शियली ब्लैंक होता है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रीट क्या करना चाहते हो, प्रॉमिसरी नोट की बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप दोनों में से कोई भी ट्रीट कर सकते हो। इनकोहेरेंट देखने के लिए बाजार में मिल जाएगा, एम्बिगुअस एक्चुअली में देखने के लिए बाजार में नहीं मिलता। क्या ये बात समझ में? पक्का? चलो चेक भी हो गया हमारा। चलिए इसके बाद अब आएंगे कहां पर दोस्तों, दैट इज बाउंसिंग ऑफ चेक। व्हाट डू मीन बाय बाउंसिंग ऑफ चेक दोस्तों? चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। वेरी गुड। और किस कारण से डिसऑनर हुआ? बिकॉज आपने जो आपका अकाउंट है उसमें क्या था, इनसफिशियंसी ऑफ फंड। तो अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड के कारण अगर चेक जो है वो ऑनर नहीं हो पाता, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, बाउंसिंग ऑफ चेक। बाउंसिंग ऑफ चेक के लिए एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 139। चलो 8। वेरी गुड। तो सेक्शन 138 जो है ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपने जो चेक है अगर आपने वो बनाया और बना करके आपने सामने वाले को दिया, और अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं था जितने का आपने चेक दे दिया, तो ऐसे में आपके ऊपर लग जाता है सेक्शन नंबर 138 जो आपको बोलता है भाई आपको इंप्रिजनमेंट होगी। कितने साल की? 2 साल की। फाइन लगेगा डबल दी अमाउंट, और अगर शक्ल अच्छी नहीं हुई तो दोनों लगेगा। समझ में आया बेटा? ऑब्वियस है। तो आप तो बेटा कभी जिंदगी में काम मत करना। अरे आएगी नहीं, जेल और अमाउंट दोनों ही लग जाएंगे। तो इसीलिए बेटा तो इम्प्रिजनमेंट अगर देखा जाए तो 2 साल की, फाइन लगेगा डबल दी अमाउंट, और शक्ल अच्छी नहीं तो दोनों। लेकिन इसके लिए बोला गया सबसे पहली चीज ये तभी लागू होगा जब अगर इंसान ने जो चेक दिया होगा वो कोई कंसिडरेशन में दिया होगा। फ्री में चेक देना, दान पुण्य में चेक देना, डोनेशन में चेक दिया, और अगर वो बाउंस हो गया तो इसमें आपको जेल वेल होने की कोई
संभावना नहीं है। तो इसीलिए ये भी याद रखना कि जो भी चेक आप दे रहे हैं, अमाउंट जो भी आप भर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब ये देखो दोस्तों, ऐसा ना बहुत रूटीन मामला है। आप जब बिजनेसमैन बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि चेक ना बाउंस होते रहते हैं। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको चेक दिया था, मेरे अकाउंट में दिख रहा था 20 लाख रुपए, आपको मैंने चेक दे दिया 18 लाख रुपए का। अब आपने उस चेक को डाला नहीं, मैं कहां तक याद रखूंगा। फिर मेरे को बीच में ऐसा मन हुआ कि यार एक गाड़ी की जरूरत है। अपन ने देखा अपने अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, अपन ने देखा कि भाई अपने पास 22 लाख रुपए 20 लाख रुपए पड़ा है। अपन गए, अपन गाड़ी उठा के आ गए 18 लाख रुपए की। अब अकाउंट में कितना पैसा बचा है? 2 लाख, ठीक है, या 4 लाख जो भी था, मान लो 4 लाख बचा है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल अपना 18 लाख का चेक क्या कर दिया, डाल दिया, तो वो क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो तुरंत पुलिस पकड़ के ले गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रूटीन है बेटा। हम कहीं तक के भी ध्यान नहीं रख पाते, हर समय मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मैं ऐसा ध्यान नहीं रख सकता हूँ। तो पेमेंट होती रहती है, पैसा आता रहता है, जाता रहता है, तो इतना ध्यान कोई भी बिजनेसमैन नहीं रख पाता है। तो इसीलिए ना यहाँ पर थोड़े से रूल्स बनाए गए। यहाँ बोला गया है कि पहले जो होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल जो चेक का है, वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास, और बैंक के पास जाएगा, चेक को जमा करेगा। बैंक फिर वापस से चेक को क्या करेगी, भेजेगी, किसको, होल्डर को, कि भैया ये चेक क्या हो गया है, बाउंस हो गया है। फिर होल्डर दौड़ता हुआ किसके पास जाएगा, ड्रॉवर के पास, कि साहब आपने चेक दिया तो वो चेक तो क्या हो गया, बाउंस हो गया, मुझे नया चेक चाहिए। तो उसके लिए अब उसे देना पड़ेगा कुछ दिन, और वो दिन है कितने दिन, 15 दिन। आपको 15 दिन देना पड़ेगा कि भैया, होल्डर बोले, ड्रॉवर बोलेगा ठीक है साहब, दो समय दो, अभी तो नहीं है तुरंत, अभी तो बाउंस हो गया, होता तो बाउंस क्यों हो जाता, अभी नहीं है मेरे पास, 15 दिन का समय लॉ ने बोला देना पड़ेगा। कौन दे रहा है, होल्डर। किसको दे रहा है, ड्रॉवर को। अगर 15 दिन कंप्लीट हो गए तो 16वें दिन की सुबह से लेकर के 1 महीने का समय है कि वो क्या करेगा, वो जाएगा, होल्डर किसके पास जाएगा, कोर्ट के पास, क्योंकि भाई ये इंसान पैसा नहीं दे रहा है, तो अपन किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास। और कोर्ट क्या करेगा, फिर सजा सुनाएगा, या तो 2 साल की इंप्रिजनमेंट, या तो डबल दी अमाउंट, या फिर बोथ। इसके लिए अपन एक लाइन डायग्राम बनाया था, यस याद है। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें, पहली चीज तो जो भी चेक होगा वो आपको प्रेजेंट करना होगा, किसको, बैंक को। आपको तो ये पता ही है, वैलिडिटी 3 महीने के अंदर देना पड़ता है। चलिए, फिर अगर हम बात करें, बैंक जो है वो बताएगा डिसऑनर हो गया, तो फिर ये ड्रॉवर के पास जाएगा। कौन जाएगा ड्रॉवर के पास, होल्डर जाएगा। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गया था कि वो होल्डर के पास कितने दिन के अंदर जाएगा, तो बोला गया है 30 दिन के अंदर। तो जैसे ही बैंक ने उसको बोला भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, 30 दिन के अंदर वो किसके पास जाएगा, ड्रॉवर के पास, और नोटिस देगा ड्रॉवर को कि भैया तुम क्या करो, पेमेंट करो। अब यहाँ पे जो ड्रॉवर है भाई, उसको पेमेंट करने के लिए कितने दिन मिलेंगे, 15 दिन। और 15 दिन के बाद अगर मान लीजिए उसने नहीं किया, तो 16th डे से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वो क्या करेगा, केस करेगा। किसके ऊपर केस करेगा, ड्रॉवर के ऊपर। समझ में, कंप्लेन जो भी की जाएगी भाई, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यही किया जा सकता है। अच्छा, क्या सामने वाला ये बोल सकता है, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, सामने वाला ये बोल सकता है, सर जब पैसा दिया था ना, तब आपको भी दिखाया था, चेक दिया था ना कि 20 लाख अकाउंट में है, अब आपने अगर 1.5 महीने के बाद चेक डाला, तब तक चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी, तो अभी आप मेरे ऊपर केस मत करो, ये केस जो है फालतू है। क्या मैं ऐसा बोल करके बच सकता हूँ क्या, नो सर, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज हो रही है जिसका नाम है नियत चेक। क्या हो रही है बेटा, नियत चेक। वो कब हो रही है, 15 दिन। बोले भैया माफ किया जा भाई, कि तेरे को माफ किया कि कोई दिक्कत नहीं, चेक बाउंस होकर के मेरे पास वापस आ गया, लेकिन तेरे को बाद में मैं नियत चेक भी तो दिया 15 दिन का। वो 15 दिन में भी अगर तू पैसा नहीं दे रहा, मतलब तेरी क्या नहीं है, नियत नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली बॉस बात यह है कि भाई आपके पैसा देने की नियत नहीं है, तो फिर तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया भाई, कि भाई यहाँ पर it shall not be a defense and prosecution that the drawer had no reasonable belief that he issued the check, that the check will be dishonored on the presentment. अगर हम बात करें दोस्तों, यही सेम कंसेप्ट कंपनीज के केस में बोला गया कि कई बार कंपनी का चेक भी क्या हो सकता है, बताइए, बाउंस हो सकता है। तो ऐसे केस में फिर कौन फंसता है, तो ऐसे केस में एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज इन चार्ज will be responsible and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense. तो यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं फंसेंगे, कौन फंसेगा, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने कंपनी का इंचार्ज था, जो कंपनी के लिए सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो व्यक्ति क्या होगा, इसमें फंसेगा अगर कंपनी का चेक क्या हो गया, बताइए, बाउंस हो गया। समझ में, चलिए, स्टॉप पेमेंट। कई बार अपन स्टॉप पेमेंट करा देते चेक का, जैसे कि चेक गुम गया। सुनो ना,
आपने मुझे एक चेक दिया था 1 लाख रुपए का, वो चेक मेरे से क्या हो गया, गुम गया। अब गुम करके किसी और के हाथ ना लग जाए इसलिए मैंने आपको क्या बोल दिया, क्या करा दो, स्टॉप पेमेंट करा दो। स्टॉप पेमेंट आपने करा दिया, ठीक है भैया, रिलैक्स, मैं भी हो गया, आप भी हो गए। लेकिन अब आपको एक और काम करना चाहिए था, क्या, वापस पेमेंट करना था ना, नया चेक देना था ना। वो चेक का तो पेमेंट अब होगा नहीं, नया चेक तो दो। आपने नया चेक देने से मना कर दिया। तो ऐसे केस में लॉ ने ये बोल दिया कि स्टॉप पेमेंट को भी हम क्या ट्रीट करेंगे, बाउंसिंग ऑफ चेक ट्रीट करेंगे। इसमें भी नियत चेक होगी, 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन में आपने पैसा नहीं दिया तो अगेन आपके ऊपर क्या होगी, जेल 2 साल की, डबल द अमाउंट ऑफ फाइन और बोथ। समझ में आया? समरी दिया हुआ है यहाँ पे। जो भी आप डेट होगा वो क्या होना चाहिए भाई, कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए। रीजन ऑफ डिसऑनर, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड होना चाहिए। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक 3 महीने के अंदर करना होगा। डिमांड 30 दिन के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर आप डिमांड करने जाएंगे और समय देंगे कितने दिन का, 15 दिन का। कंप्लेन करेंगे कब से, 1 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। Where stop payment, अगर where the drawer makes a stop payment resulting in dishonor of check, it has the same effect as if the check has been dishonored due to insufficiency. Thus, proceeding under section 138 can be initiated against the drawer. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इसके 5 पॉइंट जरूर याद कर लेंगे। चल, क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चल, लास्ट छोटा सा कंसेप्ट बचा है, फिर से कंप्लीट करते हैं, फिर आई विल गिव यू अ ब्रेक। ठीक है, आइए चलिए। मिसलेनियस कंसेप्ट में पहला दिया हुआ एसेंशियल ऑफ, और दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या एसेंशियल है? तो पहला एसेंशियल ये है कि वो क्या होना चाहिए, बताइए, फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनफाइनाइट बार, जितनी बार चाहो आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे इज्जत किसकी, होल्डर की होल्डर एंड ड्यू कोर्स की, होल्डर एंड ड्यू कोर्स। तो HIDC गेट्स अ गुड टाइटल टू दी negotiable instrument even though the title of transferor is defective. A negotiable instrument may more than one payee jointly or alternatively, आप एक से ज्यादा पेई का नाम भी लिख सकते हो। ओके, स्पेशल रूल्स हैं, प्रिजम्पशंस हैं। अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है तो ऐसा लगता है कि भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट बना है वो किसके लिए बना है, फॉर सम कंसिडरेशन। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक डेट दी है, ये माना जाएगा कि वो उसी डेट में क्या हुआ है, ड्रॉ किया गया है। अगर कोई भी एक्सेप्टेड हुआ है कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो माना जाएगा कि वो रीजनेबल टाइम में ही क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है तो माना जाएगा कि वो बिफोर मैच्योरिटी ही क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। लॉस जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये माना जाएगा कि इट वाज ड्यूली स्टैम्प्ड। और जो भी होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसे अपन क्या बोलेंगे, HIDC। व्हाट डू मीन बाय HIDC? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या ये बात समझ में? पक्का? चल, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको लेकर के कुछ कुछ रूल्स दिए गए हैं। इसको लेकर के मैंने शॉर्ट नोट्स आपकी कॉपी में लिखवाया था, क्या आपको याद है? यस, चलिए। पहला वाला पॉइंट अपन ने देखा था भाई कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट क्या, दैट इज कौन। कौन मतलब कौन एक्सेप्ट करेगा, अरे हु कैन डिमांड दी, सॉरी, कौन डिमांड करेगा किसका, एक्सेप्टेंस का। दूसरी चीज अपन ने देखा था क्या, कब, कब करेगा। तो कब एक्सेप्टेंस होगा बताइए, ऑन द बिजनेस डे, और वो भी एट द बिजनेस आवर्स। कहां पर करेगा बेटा एक्सेप्ट? ओके, जो भी प्लेस असाइन की गई होगी किसके द्वारा, ड्रॉई के द्वारा, वहीं पर ही उसे क्या किया जाएगा बताइए, एक्सेप्ट किया जाएगा। अरे मैं आपको बताऊंगा ना, आप आना इधर पे, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, तो उसी जगह पर आप आओगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप पहुंच गए, मैं नहीं आया, तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब वो मान लिया जाएगा डिसऑनर, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए पोस्ट करने की बात हुई है, ठीक है, तो अगर हम बात करें वेयर ऑथराइज बाय अग्रीमेंट और यूसेज ऑफ प्रेजेंटमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय मींस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर इज आल्सो सफिशिएंट। तो अगर पोस्ट के केस में अगर हम बात करें रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हो जाएगा तो भी वो क्या मान लिया जाएगा बेटा, सफिशिएंट। तो यहाँ पे अपन ने इस कंसेप्ट में पढ़ा था कौन डिमांड करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, और पोस्ट वाला पॉइंट, ये याद है आपको, अपन ने देखा था। चलिए, नेक्स्ट चीज अपन ने देखा था कि भाई अगर हम बात करें तो कई बार प्रोमिसरी नोट जो होता है वो पेबल होता है सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। मतलब क्या है कि जैसे ही मैं देखूंगा, देखने के इतने दिन के बाद क्या होगा, पेमेंट की जाएगी। तो जैसे मैंने देखा, देखने के बाद लिखा है कि भैया 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो फिर उसे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा देयर ऑफ फॉर साइट। और कौन प्रेजेंट करेगा, जो पर्सन के पास इसका क्या है, अधिकार है। और वो कब करेगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम, एंड कब करेगा, इन अ बिजनेस आवर्स, ऑन अ बिजनेस डे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए,
नेक्स्ट चीज अपन ने समझा था दोस्तों ड्रॉई के लिए कि अगर आप एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉई को देते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिश ने बनाया और मेरे नाम पे बनाया और दिया भी होलसेलर को है, उसमें क्रिश था ड्रॉवर, मैं था ड्रॉई, और भाई होलसेलर कौन था? पेई। अगर आप ड्रॉई को डेट इज अच्छे नाटक को अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर वहां पे 48 घंटे का ही समय दीजिएगा। अब हो सकता है भाई आया क्रिश, बोले सर, या होलसेलर आया, बोले सर वो एक्सेप्ट कराना है, मैंने कहा ठीक है रखवा दो, अभी मैं क्लास में हूं। लेकिन ये जो समय रहेगा एक्सेप्ट करने का, ये समय मैक्स टू मैक्स कितना रह सकता है बताइए? 48 घंटे रह सकता है। वेरी गुड। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, आप किसके पास जाओगे पेमेंट मांगने के लिए? तो अगर प्रोमिसरी नोट का केस है तो किससे पेमेंट मांगोगे बेटा? मेकर से। वेरी गुड। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस है तो आप किससे मांगोगे? ड्रॉ ई से। और अगर चेक का केस है तो किससे मांगोगे? बैंक से। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलिए। इसके बाद अगर हम आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली आप अगर हम बात करें आप कब पेमेंट लेने के लिए आ सकते, सॉरी प्रेजेंट कर सकते हैं कौन से आवर्स में बेटा? बिजनेस आवर। लेकिन बैंक की बात की जाए तो कौन सा आवर होगा? बैंकिंग आवर्स होगा। क्या आपको ये बात समझ में? पक्का? चल। फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट। अगर मान लीजिए भाई पेमेंट की बात की जा रही है, अब एक्सेप्टेंस की नहीं, किसकी बात हो रही है? पेमेंट की। तो अगर आफ्टर साइट के बारे में बात हुई थी कि साइट मतलब देखने के कितने दिन के बाद आप पेमेंट करोगे, तो भाई आपको अब वो जब देख लिया है आपने तो उसके 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो सामने वाले का अगर मान लीजिए वो पेबल कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 मंथ आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना होगा। तो आपने अगर देख चुका है तो इसके 1 महीने बाद आपको खुद ही क्या कर देना चाहिए? पेमेंट कर देना चाहिए। प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट ऑफ साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। क्या ये बात आपको समझ में आई? पक्का? चल। फिर कई बार क्या हो जाता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। क्या होने वाला है यहाँ पे? पेमेंट होने वाली है, लेकिन पेमेंट कैसे होगी बेटा? इंस्टॉलमेंट्स में होगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें जो भी डेट्स में आपकी पेमेंट होने वाली है, आप उसी डेट में सामने वाले से पेमेंट ले सकते हैं। बट जब भी अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक खास चीज और होती है। वो क्या होती है? नंबर ऑफ ग्रेस डेज। कितने होते हैं बेटा? 3 दिन। तो आपको हर केस में 3 दिन का क्या देना पड़ेगा? ग्रेस देना पड़ेगा। चल। फिर क्या बोल दिया गया भाई कि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। अगर बोल दिया गया कि आपको इसी स्पेसिफाइड प्लेस पे पेमेंट की जाएगी, तो फिर कहाँ पेमेंट की जाएगी? उसी प्लेस पे की जाएगी। अरे आया कि नहीं आया? ओके। नेक्स्ट क्या था, अपन ने क्या देखा था भाई? अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, अगर जो प्लेस गिवन है आपको उसी प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा और पेमेंट लेकर के जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर प्लेस गिवन नहीं है, नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड, तो फिर कौन सा प्लेस? बिजनेस प्लेस। और बिजनेस प्लेस नहीं है तो रेसिडेंशियल प्लेस। क्या ये बात समझ में? प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस। अब बताओ भाई, पहले तो था कि जो प्लेस बताएंगे वहां पर कराना, वो प्लेस नहीं है तो कौन सी प्लेस? बिजनेस प्लेस। बिजनेस प्लेस भी नहीं है तो रेसिडेंशियल प्लेस। उसका वो भी नहीं है तो जहां पकड़ लो बेटा। अरे आया कि नहीं है? द पर्सन वेयर एवर ही कैन बी फाउंड। अरे आया कि नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्या बोल दिया गया बताइए? प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज व्हाट दोस्तों? ड्रॉवर। तो बोल दिया गया है चेक मस्ट बी इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन। क्या बोल दिया गया कि अगर आप पैसा निकालना चाहते हो सामने वाले के बैंक अकाउंट से, तो आपको उसके बैंक में जमा करना पड़ेगा। वो भी तब करना जब उसका अकाउंट बंद हो जाए, उसके पहले नहीं तो उसका अकाउंट क्लोज होकर उसके बाद तुम जाओगे तो बैंक वाला थोड़ी ना जिम्मेदार होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका बैंक अकाउंट बंद हो जाए उसके पहले ही तुमको जाकर के क्या निकालना है? वहां से पेमेंट निकालनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉवर बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी देयरऑफ बाय सच पर्सन। अगर मान लीजिए आप ड्रॉवर के अलावा किसी और को अगर मान लीजिए चार्ज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। फिर आपको उसके बैंक में जाकर के क्या करना पड़ेगा? उसे सबमिट करना पड़ेगा। अगर डिमांड वाला मामला है तो भाई आप जब भी डिमांड करोगे आपको मिल जाएगी चीज, बट डिमांड कब करना बेटा? विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं कि 15 साल बाद डिमांड कर रहे हो, तो कितने टाइम के अंदर करना? विद इन रीजनेबल टाइम। चलो, इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन ने यहाँ पे प्रेजेंटमेंट बाय एजेंट रिप्रेजेंटेटिव डिजीज, ये लोग भी क्या कर सकते हैं बताइए भाई? चेक कोई भी इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ड्रॉई मेकर और एक्सेप्ट एज द केस में भी, वे ड्रॉई मेकर एक्सेप्ट हैज डाइड, अगर वो नहीं रह गए तो फिर कौन आएगा? उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो उनका कौन आएगा? ऑफिशियल असाइनी।
इसके बाद बोल दिया गया एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। कई बार ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई मेरे कंट्रोल के बाहर कोई क्या हो रहा है, कुछ तो भी इवेंट हो गया है जिसकी वजह से मैं समय पर आपके पास नहीं आ पाया क्या कराने के लिए, एक्सेप्ट कराने के लिए, तो उस केस में आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कोविड, तो डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट इज एक्सक्यूज इफ द डिले इज कॉज्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, कब प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर अच्छा प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब बेसिकली जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बेसिकली हमसे बोला था कि वो इस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या करेगा, वो पर्टिकुलरली हमें पे करेगा, और जब अपन पहुंच रहे हैं तो उसने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है किसको, बिजनेस प्लेस को, तो क्या मैं प्रेजेंट कर पाया, नहीं। तो यहाँ प्रेजेंटमेंट करना नेसेसरी भी नहीं था क्योंकि मैं उस प्लेस पे गया लेकिन सामने वाले ने वो प्लेस क्या कर दिया, बंद कर दिया। या फिर अगर उसने किसी और प्लेस पे बोला था, मैं वहां पहुंच गया लेकिन कोई भी वहां पर आया नहीं, तो भी प्रेजेंटमेंट करना क्या है, नेसेसरी नहीं है क्योंकि मैं गया तो था लेकिन वो ही नहीं मिला। या फिर मैं उसे क्या कर रहा हूं भाई, मिलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है, वो मेरे को देखता है भाग जाता है, तो ऑटोमेटिकली भाई मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा है। या फिर इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, ही कैन नॉट बी ड्यू सच बी फाउंड। ऐसे केसेस में प्रेजेंटमेंट करना जरूरी नहीं है, सीधा उठा करके क्या कर दो, केस कर दो, प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो आ रहे हैं भाई, बिजनेस प्लेस बुलाया, पहुंच गया, बंद थी भाई। आपने बोला फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस जगह पर आ जाओ, मिल जाऊंगा, मैं वहां पहुंचा, आप नहीं आए। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस प्लेस नहीं, रेसिडेंशियल प्लेस नहीं, मैं आपको जगह जगह ढूंढ रहा हूं, आप मिल नहीं रहे, या इंटेंशनली आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि मैं आपको क्या ना कर पाऊं, प्रेजेंट ना कर पाऊं, तो अपन सीधा मारेंगे क्या उनके मुंह पे, केस। आया कि नहीं आया, पक्का। चल, उसके बाद बोल दिया गया व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड बैंक has been duly presented there for payment and dishonor। अगर मान लीजिए बैंक के गलतियों की वजह से डिसऑनर हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी चेक, तो इसमें गलती किसकी है, बैंक की है, और बैंक की गलती है तो कौन इसे पर्टिकुलरली सुधारेगा, बैंक सुधारेगा। तो डील्स विद और अदरवाइज डिलीवर्स बैक सच बिल टू कॉज लॉस टू द होल्डर, ही मस्ट कंपनसेट द होल्डर फॉर सच लॉस। तो बैंक जो है वो होल्डर को क्या करेगा, लॉस के लिए कंपनसेट करेगा। तो ये कुछ अलग अलग छोटे छोटे रूल्स है बेटा, ठीक है, माइट भी कोई केस स्टडी या किसी चीज में ये यूज में आ जाए, माइट भी, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी क्या मैंने आपको समरी लिखवाई थी क्या, यस और नो, ओके। तो अपन ने इसके लिए देखा था क्या दोस्तों कि भाई यहां पर है रूल्स ऑफ कंपनसेशन। रूल्स ऑफ कंपनसेशन में बोल दिया गया कि भाई अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो आपको कंपनसेशन के नाम पे क्या क्या मिलेगा, तो आपने जितने भी खर्चे किए होंगे वो सारे खर्चे आपको मिलेंगे। कौन से खर्चे बेटा, रिगार्डिंग दी प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अगर आप प्रेजेंट करते हो, नोट कराते हो, प्रोटेस्ट करते हो, सर ये क्या है, प्रेजेंटिंग, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, ध्यान से समझना, ये आपके कोर्ट कचहरी के खर्चे। अगर आज डिसऑनर करने के लिए मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर के जाऊंगा, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुरवंश जो है, मैंने उनको क्या दिया, बिल्स ऑफ अपना प्रॉमिसरी नोट दिया, ये मेरे पास आए, बोले साहब पैसा, मैंने देने से मना कर दिया, हाथापाई हो गई, मैं इनके ऊपर बैठ गया बेटा। अब आप मुझे बताइए, फिर ये गए गुस्से में, और गुस्से में जाकर के कोर्ट में चले गए, कोर्ट से मुझे आदेश आया, अचिन्नाटा हाजिर हो, अपन पहुंच गए। अब वहां पे कोर्ट में जज साहब चिल्ला रहे कि व्हाट अचिन्नाटा, व्हाट इज दिस, आप पैसा नहीं दे रहे हैं इनको। मैं कहा कैसी कैसी बात करूं जज साहब, पैसा लेके घूम रहा हूं मैं, यही है जो क्या नहीं ले रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, इसे खामा का झूठा क्या कर दिया, केस कर दिया। जज साहब आपका समय क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और इस चक्कर में सनी बाहर चिल्लाता रहता है कि तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रहा, इंसाफ नहीं आ रहा, ये कोर्ट का कीमती वक्त जाहिर कर रहा है। जज साहब मैं तो पैसा लेके घूम रहा हूं, आप बोले अब भी दे देता। तब जज साहब क्या बोले भाई, किसके ऊपर गुस्सा हो गए, गुरवंश के ऊपर। बोले तुम ये कीमती समय हमारा खराब कर रहे हो, ऐसा काम करो। मैंने कहा जज साहब मैं तो चाहता हूं इसको कड़ी सजा दी जाए, और क्या किया जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। जज साहब ने उठा करके हैंग टिल डेथ दे दिया बेटा। अब आप मुझे बताइए, कुल मिलाकर के गलती किसकी थी, मेरी, लेकिन सजा किसको मिली, गुरवंश को। तो ऐसे केस में अब क्या किया जाए बॉस, क्योंकि हर कोई पलट जाएगा, अरे कोर्ट में जाके पलट जाएंगे, कोर्ट में दे देंगे। अब कोर्ट में जज साहब को भी समझ नहीं आएगा क्या सही क्या गलत है। तो इसके लिए कंसेप्ट निकाला गया जिसका नाम रखा गया नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। ये क्या करेगा, ये जाएगा कोर्ट के बाहर, वो छाता लेके बैठे रहते ना बेटा, उनके पास जाएगा, जिन्हें अपन बोलते हैं नोटरी। ये नोटरी को पकड़ के लेके आएगा, नोटरी मेरे पास आएगा, बोलेगा अच्छा नाटा पैसे दे रहे हो,
मैं बोला गुरवंश को देखा था? बोले हाँ। मैं कहा अच्छे से देखा? बोले हाँ। मैं बोला वैसे ही बनना चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पर बैठ जाऊं? क्या ऐसी हालत अपनी भी चाहते हो? तो उसने उठा करके बोला नहीं, वोट करके भाग गया। कौन? नोटरी। अब नोटरी ने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ वाकई में अजय नाटा क्या नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया? एविडेंस। अब मैं वहां पहुंच गया, मैं कहा जी जज साहब लीजिए पैसा। लेकिन जज साहब के हाथ में क्या है? नोटरी का वो है ना, नोटराइजर। ये नोटरी किसका आदमी है? लॉ, जज साहब, एक्ट, यही सब है। मतलब वो एकदम ऐसा आदमी है कि उसका लिखा हुआ एविडेंस हो गया। अब कल के दिन मैं बोलूं कि नहीं 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 मम्मी कसम मैं तो पैसा देना चाहता था, क्या ये सब करके अब मैं बच जाऊंगा क्या? नो सर, दिस इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। इसके लिए मुझे बताइए क्या वो नोटरी पब्लिक पैसा लेगा? यस सर। तो वो पैसा भी गुरवंश किससे लेगा? मुझसे लेगा। बोलेगा साहब 10 लाख रुपए वो प्लस नोटरी पब्लिक को 3,000 रुपए दिया तो वो भी मुझे चाहिए। तो आप रूल ऑफ कंपनसेशन में नोटिंग का पैसा भी लोगे, साथ ही साथ क्या लोगे? अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें, अब मैंने ये बोल दिया कि एक काम करो बॉस, मैं तो घूमने आया हूं फॉर एग्जांपल दुबई में, अभी भी दुबई। तो अब मान लीजिए मैंने ये बोल दिया, तो ऐसे केस में अगर अब मैं दुबई के बारे में बात करूं, मैं बोला मैं पेमेंट दुबई में करवाऊंगा या ये होगा, तो क्या एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस आएंगे? यस सर, वो भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। तो व्हेन द पर्सन चार्ज्ड resides at a place different from that instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the two places। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? उसका एक्सचेंज रेट के हिसाब से। भाई आपको जितना पैसा, मेरे को 10 लाख देना है, अब वहां पर अगर मान लीजिए दिरहम की वैल्यू कम हो गई, दिरहम की वैल्यू मान लीजिए कम हो गई, तो अब मैं दुबई में हूं, मेरे को तो ज्यादा पैसा दूंगा तब इनका 10 लाख बनेगा। लेकिन ये बोलेंगे साहब मुझे उससे मतलब नहीं कि आपकी जेब से ज्यादा निकल रहा है, भाई मुझे 10 लाख प्लस मेरा इंटरेस्ट है ये वो चाहिए, तो वो मुझे उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनको मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना बेटा? 18%। याद रखना 18% ब्याज बोला गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए बॉस यहां पर फॉर एग्जांपल बोला गया है कि when the person charged such endorser reside at different places, the endorser, ओके तो सेम पॉइंट ही हो गया जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। ओके एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला गया? अब ध्यान से समझेंगे और क्या क्या ले सकते हैं। द पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन may draw a bill upon the party liable to compensate him payable at site or on demand for the amount due thereon। अब क्या क्या लेगा? together with all the expenses properly incurred by him, such bill must be accompanied by instrument dishonored and the protest thereof। If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make the compensation thereof in the same manner as in case of which bill बेटा? ओरिजिनल बिल। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बोला पहला आपको नोटिंग प्रोटेस्टिंग का पैसा देना पड़ेगा, दूसरा ब्याज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना? 18%। अगर आप एक अलग कंट्री में रिसाइड करते हो तो वहां का क्या देना पड़ेगा? एक्सचेंज रेट आपको देना पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग यहाँ पर जो है इन्होंने बोल दिया गया है कि भाई और भी अगर कोई एक्सपेंसेस है जो कि प्रॉपर्ली इंकर्ड किए गए हैं ये भी आपको देना पड़ेगा। तो ये रूल ऑफ क्या है बताइए? कॉम्पनसेशन। बताइए कोई भी डाउट इनमें दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से। तो रूल ऑफ कॉम्पनसेशन को लेकर के एक आध दो क्या आए हुए हैं, केस स्टडीज भी आई हुई है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर बात करें फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर है बॉस? कहाँ चला गया? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। किसके ऊपर है? बाउंसिंग ऑफ चेक के ऊपर है। वेरी गुड। क्या बोला गया? वाई ने इशू किया चेक 10,000 रुपए का जेड को विच वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक बिकॉज वाई डिड नॉट हैव द इनफ फंड इन हिज अकाउंट एंड हैज नो अथॉरिटी टू विथड्रॉ। वाई इज लायबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक? इफ यस व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एन ऑफेंस? उसको क्या मिलेगा? जेल। कितने साल की? और डबल द अमाउंट ऑफ फाइन। और क्या होगा? बोथ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पक्का। चलिए नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट केस क्या बोला गया भाई? अगर ये चेक उसने काई के लिए दिया था? इशूड फॉर अ चेक एज अ डोनेशन टू जेड। क्या इस केस में होगा क्या? नो सर, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। तो अब क्योंकि दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? चेक बाउंसिंग से। आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ऊपर समझाना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
चेक जो भी दिया जाता है वो फॉर एग्जांपल इन कंसिडरेशन दिया जाता है, तो ऐसे केस में वो लाइबिलिटी आ जाती है, सामने वाले को बैंक को देना पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। समझ में? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्या बोल रहे हैं? रिलायबल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लीडर है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में। फॉर पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग, अ यूएसए बेस्ड कंपनी, द इंडियन कंपनी ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष, अ रेसिडेंट ऑफ Mumbai, who accepted the bill at Mumbai, payable to the exporter in Los Angeles. तो ये बना कहाँ पर है? इंडिया में। किसके ऊपर बना है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो भाई दो दरवाजे खोल गए, मेड इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, सो दिस इज अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों आपको? पक्का? अच्छे से? चल, तो ये वाला जो अपन ने देखा दोस्तों, ये बेसिकली हमारा जो खुद का आरटीपी है दोस्तों, जनवरी वाला, वो अपन ने देखा। एक बार अपन चेकआउट करते हैं आरटीपी किसका, डेट इज जो हमारा मई वाला था। मई वाले में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, तो मई वाले के आरटीपी को अपन एक बार देख लेते हैं। इसको क्या हो गया? ठीक, बस इसके बाद ही है, बस ये लास्ट में आरटीपी दिखाऊंगा एक, सॉरी मई की नहीं, सितंबर की। ठीक है, सितंबर वाली आरटीपी देख लेते हैं, फिर ब्रेक है। चलो कहाँ गया? ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन तो कितना इजी आ गया। व्हाट आर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलो वही चीज जो अपन ने देखी थी अभी अपने नोट्स के अंतर्गत कि भाई पहला वो ट्रांसफर होना चाहिए, इंडेफिनेटली ट्रांसफर होना चाहिए। HIDC जो रहेगा वो क्या रहेगा? ये दिख रहा है आपको, ये 4, यस ये 4 पॉइंट्स। हाँ, और व्हाट आर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। सॉरी, चलिए मनोज ने गुड्स परचेज किया, उसने फिर चेक दिया किसको? सागर को, फॉर द सेल प्राइस ऑन 14 जून। सागर प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड बैंक इन्फॉर्म्ड ऑन 19 June that the check was returned unpaid due to insufficiency of fund. Saga sued against Manoj under section 138 of negotiable, state with reason whether the suit is maintainable. तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं बताया कि उसने केस किया कब है ना? क्या ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं। तो ऐसे केस में सागर ने केस कर दिया किसके ऊपर? मनोज के ऊपर। मान के चलते सीधा ही केस कर दिया है, ठीक है? तो क्या सीधा वो केस कर सकता था क्या? नो सर, क्योंकि कोई डेट नहीं दी, इसका मतलब अपन मान रहे कि वो तुरंत ही केस करने चला गया हो। तो तुरंत केस आपको नहीं करना था, आपके पास समय है, ठीक है? जैसे ही आपके पास 19 जून को बैंक ने इन्फॉर्म किया, इसके 30 डेज के अंदर आप किसके पास जाएंगे? कौन है? मनोज के पास, ठीक है? और मनोज को बताएंगे, और मनोज को आप कितने दिन देंगे? 15 दिन देंगे, और फिर 16वें दिन से 1 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं? केस करने के लिए जा सकते हैं। समझ में आएंगे नहीं आए? पक्का? चलिए, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो उन्होंने भी यही पूरा लिखा है, चेक डिमांड 30 डेज, ठीक है, 15 डेज ऑफ रिसीट, ये सारी चीजें। यस और नो? पक्का? चलिए, तो यहाँ तक क्या अपना कंप्लीट हो जाता है दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है? चलो एक ले लेते हैं अपन अपना ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद अपन वापस मिलते हैं। फिर अपन को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी, ये करना है, ठीक है? चलो फिर ये कर लेंगे, ठीक। कल क्या बेटा? नहीं